हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 5.1 का एनसीईआरटी बुक के। इसमें हम क्वेश्चन 1 और 2 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मुख्य बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी अभिगृहित हो गए या फिर अभिधारणाएं हो गए यूक्लिड के, वे सभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। इससे आपको जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसमें पहले प्रश्न में पहला भाग अगर हल करें तो कहा गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हमें सबसे पहले इसमें यह बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभिगृहित और अभिधारणाएं पढ़ी थी जो यूक्लिड की है, उसमें कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये तो बिल्कुल असत्य है। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा भी था कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे कि मान लीजिए ये एक बिंदु है हमारा, अब इससे होकर हम असंख्य रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो इसलिए ये कथन हमारा असत्य हो जाता है। अब कहा गया है कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, तो यहाँ पर हम कारण लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों ये हमने लिखा। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। तो दूसरा में हमें क्या कहा गया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दोस्तों अगर इसके हम हल की बात करें तो ये भी हमारा असत्य हो जाता है। अब ये असत्य क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये दो हमारे बिंदु हैं, ठीक है। अब इससे होकर कहा गया है कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यह गलत है क्योंकि दो बिंदुओं से होकर हम केवल एक ही रेखा को खींच सकते हैं, इससे ज्यादा हम रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, इसलिए ये हमारा असत्य है। तो ये हमने लिखा। अब इसका हम कारण लिखेंगे क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा इसका भाग हल हुआ। अब देखिए तीसरे भाग की अगर बात करें तो इसमें हमें कहा गया है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो जैसा कि हमें पता है कि मान लीजिए यही हमारा एक शांत रेखा है। दोस्तों आज के समय में हम शांत रेखा को एक रेखाखंड के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक शांत रेखा है, ठीक है। तो शांत रेखाओं से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, नहीं ये हमें बताना है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये मान लीजिए ये हमारा शांत रेखा है, अब इससे हम होकर दोनों ओर कितनी भी आगे तक हम इस रेखाखंड को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये हमारा कथन सत्य हो जाता है। अब यहाँ पर हम कारण लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा के अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने यूक्लिड की जो अभिधारणा है उसके नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ेंगे तो यूक्लिड की जो अभिधारणा 2 है उसमें हमें ये साफ साफ लिखा गया है कि एक शांत रेखा जो होती है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस कारण को लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा भाग हल होता है। अब बात करते हैं चौथे भाग की। तो चौथा हमारा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सत्य है क्योंकि अगर दो वृत्त बराबर होंगे तो वो आपस में संपाती भी होंगे। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम समझते हैं कि ये मान लीजिए हमारे दो वृत्त हैं, दोनों बराबर त्रिज्या के हैं, तो अगर एक के ऊपर अगर दूसरे को रख दें तो क्या हमें पहला वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी कि दोनों क्या है? संपाती हैं। तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य हो जाता है।
तो दोस्तों अब इसका हम कारण लिखेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि यूक्लिड का जो अभिग्रहित नंबर 4 है उसमें हमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो वस्तुएं संपाती होती हैं वे परस्पर बराबर भी होती हैं। तो इस प्रकार इसका हम कारण लिखेंगे, क्योंकि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित किया जाए तो वे संपाती होंगे, इस प्रकार इसकी त्रिज्याएं भी संपाती होंगी। इस प्रकार यूक्लिड की अभिग्रहित 4 के अनुसार जो वस्तुएं संपाती होती हैं वे परस्पर बराबर होती हैं, तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। इस बात को यहां पर हम लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने इसका चौथा भाग हल किया। अब बात करते हैं पांचवें भाग की। तो पांचवें भाग में हमें दिया गया है कि आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सत्य हो जाता है। अब ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि अगर आप यूक्लिड का प्रथम अभिग्रहित यानी कि पहला अभिग्रहित पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये कहा गया है कि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वे आपस में भी बराबर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर बराबर होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा यहाँ पर पांचवा भाग भी हल होता है और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमें कहा गया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इसमें हमें 5 भाग दिए गए हैं, पांचों को हमें परिभाषित करना है यानी कि उनकी परिभाषा लिखना है। जैसे कि पहला है हमारा समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों क्या होता है समांतर रेखाएं की परिभाषा? कि वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है जो आपस में प्रतिच्छेद ना करे। जैसे कि हम समझते हैं इसको, मान लीजिए ये हमारा एक रेखा है, इसी के साथ हमने यहाँ पर एक दूसरा रेखा इस तरह से खींचा। अब इन दो रेखाओं को हम कितना भी आगे तक अनंत तक इनको बढ़ा लें, आपस में ये कभी भी अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं हमारी कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। तो इसलिए इसका हम परिभाषा ये लिखेंगे कि वे दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है जो आपस में प्रतिच्छेद ना करें। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने यहाँ पर पहले भाग का हल किया, यहाँ पर हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखा। अब चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों अगर हम दूसरे भाग की इसमें बात करें तो दूसरा है हमारा लंब रेखाएं। तो लंब रेखाओं की क्या परिभाषा होती है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो दोस्तों अगर लंब रेखाओं की बात करें तो वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पर समकोण बनाए। यानी कि इसको हम एक बार समझते हैं जरा, कि जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर इस तरह से हम एक रेखा खींच दें लंब, बिल्कुल, यानी कि दोनों साइड इस तरह से समकोण बने, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस रेखा पर ये जो है ये एक लंब रेखा है। इसको यहाँ पर हम अब इस तरह से लिखेंगे कि वे रेखाएं जो एक दूसरे पर समकोण बनाए लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये दूसरा भाग हल हुआ। अब इसमें भी हमें कहा गया है, प्रश्न में आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमें अभी तक पहले भाग और दूसरे भाग में कोई ऐसा पद नहीं दिखा है जिसको हमें परिभाषित करने की आवश्यकता हो। अब आगे हम देखते हैं क्या हमें कुछ ऐसा पद मिलता है जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा भाग हल करते हैं। तीसरा हमें दिया गया है इसमें रेखाखंड। अब रेखाखंड को हमें परिभाषित करना है। तो रेखाखंड की क्या परिभाषा होती है दोस्तों? कि रेखा का वह भाग जिसके अंत बिंदु A और B हो। जैसे कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा। अब इसको जरा समझते हैं। देखिए जैसे ये हमने एक रेखा खींचा, ये हो गया हमारा एक रेखा। अब इसका रेखाखंड क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये
और ये हमारा ए और ये बी हो जाएगा। तो इस पूरी रेखा का जो ये ए और बी है यही इसका क्या कहलाएगा, हमारा रेखाखंड। इस तरह से ये हमने इसको परिभाषित किया। अब दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो इसमें ये जो पद है रेखा, इसको हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये रेखा है ये पद है जो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये रेखा है इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो ये रेखा होती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक रेखा है, इसमें कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा तीसरा भाग हल हुआ। अब चलिए चौथे भाग की बात करते हैं। तो दोस्तों चौथा भाग है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है उसे ही हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं इसको हम, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक केंद्र है। अब केंद्र से जो परिधि होता है, यानी कि ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त की ये परिधि है, तो केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है, अब इसमें जो वृत्त की परिधि है ये वाला, यानी कि इस पद को भी हम यहाँ पर इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी परिभाषित कर देते हैं, वृत्त की परिधि। तो अब इसका वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त की ये जो होती है चारों तरफ से जो घिरा हुआ है इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, यानी कि इसको आप एक तरह से लंबाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वृत्त का परिमाप अथवा लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये चौथा भाग हल हुआ। अब चलिए हम पांचवा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों पांचवा भाग क्या है हमारा, एक वर्ग। तो अब हमें वर्ग की परिभाषा बतानी है। तो वर्ग क्या है दोस्तों, वर्ग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह का एक वर्ग होता है और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और इसका एक ये भी गुण होता है कि इसके जो चारों कोण होते हैं वो आपस में बराबर, यानी कि 90-90 डिग्री के, यानी कि समकोण होते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से ये हमने परिभाषा लिखा। अब दोस्तों बात करें हम इसमें कोण की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोण को यहाँ पर अब हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोण को परिभाषित कर देते हैं। तो कोण क्या होता है दोस्तों, कि एक उभयनिष्ठ बिंदु वाली दो किरणों का सम्मेलन कोण कहलाता है। जैसे कि समझ में नहीं आया हो तो जैसे मान लेते हैं ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु से अगर हम दो इस तरह से रेखाएं खींचे तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये बिंदु है। तो इसलिए ये जो बिंदु है यही हमारा एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि एक उभयनिष्ठ बिंदु वाली दो किरणों का सम्मेलन ही कोण कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।